अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले देखें आईसीयू के अंदर या एचडीयू के अंदर हम जब भी जाएंगे पेशेंट, ऑब्वियसली पेशेंट यूजुअली आप लोगों ने ग्लास्को कॉमा स्केल पढ़ा होगा, जीसीएस, ठीक है। यूजुअली आपके पास आईसीयू में जो भी पेशेंट होगा या एचडीयू में पेशेंट होगा, वो कभी भी आपको एक नॉर्मल ऐसा इंडिविजुअल नहीं मिलेगा जिसका जीसीएस 15 आउट ऑफ 15 हो। यूजुअली जिसका जीसीएस 7 पर फॉल कर रहा है, 6 पर फॉल कर रहा है, 5 पर फॉल कर रहा है, ऐसा पेशेंट आपके पास आईसीयू में या एचडीयू में होगा। अब आप सबको पता है आईसीयू में या एचडीयू में आप जो अटेंडेंट्स होते हैं, पेशेंट के जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनको नहीं जाने दिया जाता इतना ज़्यादा। तो यूजुअली पेशेंट जैसे ही जब आप अप्रोच करते हैं, पेशेंट अपनी एक पोजीशन के अंदर बेचारा मौजूद होता है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले जाकर क्या करना, ये जाते साथ ये नहीं करना अच्छा पेशेंट है, आपने फाइल देख लिया, आपने वाइटल्स देख लिया और अब आप एक्सरसाइज शुरू करवा दें कि जी मेरा तो काम है, मैंने एक्सरसाइज करवानी है, या मैंने आउट ऑफ बेड करवाना है, या मैंने मोबिलिटी को इम्प्रूव करना है, तो मैंने एक्सरसाइज करवा दी। बस सबसे पहले जाके इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लें कि आपने पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर लेकर आना है। कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर मीन्स अगर वो किसी भी अब्रप्ट पोजीशन में है, मतलब टांग कोई ऐसे होगी, कोई हाफ फोल्डेड होगी। आप सबको पता है कि जीसीएस 5 हो या 6 हो तो पेशेंट इनवॉलेंटरली भी कोई ना कोई मूवमेंट कर रहा था, कभी क्या किसी चीज़ को पुल कर लेगा, कभी किसी चीज़ को पुल कर लेगा, तो उसकी जो उसके बाजू हैं या जो उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं, दे आर इन एबनॉर्मल पोजीशन, ठीक है, दे कैन बी इन एन एबनॉर्मल पोजीशन, ठीक है। सो सबसे पहले जाके आपने उसको पोजीशन भी करना है कि वो नॉर्मली आपको दिखने में कंफर्टेबल महसूस करें, आप उसको देखने में कंफर्टेबल महसूस करें कि ये कंफर्टेबल है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है दैट इज कि जी आपने जब ऊपर से बॉडी वेट, यूजुअली पेशेंट आप देखेंगे तो बिल्कुल बेचारा नीचे एक्सट्रीम के ऊपर होगा, ठीक है, आप वहां पर उसकी एक्सरसाइज भी नहीं शायद करवा सकेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए आपने उसकी शीट से, आपके पास दो मेथड हैं पेशेंट को क्या करने के, लिफ्ट करने। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये काम आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि अगर आपने खुद से करना है या आपने किसी से करवाना है। देखिए आप किसी से तभी करवा सकते हैं जब आपको पता हो, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप जाके कल को एक्सपीरियंस करें इस चीज को, उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप पेशेंट के पास साइड पर खड़े हैं, आपने सिंपली पेशेंट का जो भी ट्राउजर है, आपने ट्राउजर के अंदर क्या होगा, ठीक है, एक इलास्टिक है या ट्राउजर है, आपने उस ट्राउजर को एक साइड से यूज करना है। आपके ऑपोजिट साइड के ऊपर अटेंडेंट होगा, आप अटेंडेंट को बुला सकते हैं कि जी आप आए, या इस नंबर का जो भी अटेंडेंट है आप उसको बाहर से बुला दें, उसको कहीं यहाँ पर आए, मेरे साथ आके पेशेंट को सेट करवा दें, कंफर्टेबल पोजीशन में करवा दें। तो आप सिंपली आप उठाएंगे पेशेंट को, ठीक है, एक हाथ आपने कहाँ पर डाला है, ट्राउजर की एक साइड के ऊपर, तो अटेंडेंट भी एक यहाँ से पुल पकड़ लेगा, ठीक है, ट्राउजर को उसने पकड़ लिया, और दोनों ने हाथ क्या करना है, यहाँ गर्दन के नीचे डाल के आपने क्या करना है, पेशेंट को एज अ होल लिफ्ट करके क्या कर लेना है, जिस भी पोजीशन पे कंफर्टेबल करना है आप उस पोजीशन में कंफर्टेबल कर लें। आपने ऊपर उठा के करना है आप ऊपर कर लें, आपने सेंट्रलाइज करना है आप सेंट्रलाइज कर लें। समझ आ गई बात? आप बेटा याद रखिएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ कहीं पर प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए जाते, वैसे यूजुअली फिजिकल थेरेपिस्ट ने जाके सिर्फ ये कहना होता है कि जी पेशेंट को क्या करें, कंफर्टेबल करें या पेशेंट को सेट करें, ठीक है। तो वो जितने भी नर्सेज होंगी, फीमेल नर्सेज हों वो मेल नर्सेज हों, वो क्या कर देंगे, पेशेंट को सेट कर देंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि पेशेंट या नर्स जब उठा रहे हैं तो किस तरीके से हाथ को पकड़ें या किस तरीके से करें। उसके बाद दूसरा ये बहुत कॉमन होता है कि जी बाजू बिल्कुल इस तरीके से आपके पेशेंट के जो है बाजू बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ साइड के ऊपर निकले होते हैं, अक्सर रेलिंग जो होती है साइड वाली रेलिंग उसके अंदर आने के लिए होते हैं। और आपको पता है कि आईसीयू के अंदर जितने भी पाइप्स हैं या जितनी भी ट्यूबिंग्स हैं उनके ऊपर कंप्रेशन आ रहे होते हैं। तो पेशेंट को सेट करने के बाद आपने जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है वो क्या करनी है कि आप पेशेंट के बाजों को सेट करें, अपर एक्सट्रीमिटीज को सेट करें, अपर एक्सट्रीमिटीज को सेट करने का
सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप पेशेंट को चेस्ट के ऊपर क्या करवा दें, ओवरलैप करवा। समझ आ गई बात? ठीक है, समझ आ गई। अब जितनी भी ड्रिप्स हैं, क्या है, जितनी भी ड्रिप्स हैं, आप चाहें आप ड्रिप्स को रोक सकते हैं, आप ड्रिप को स्टॉप करें। जा सकते हो पाए। अगर बात इतनी लंबी है, आप लोग भी और आप लोग भी पीछे वाले, मुझे कोई मसला नहीं है भाई। आप सिंपली आपने पेशेंट को ट्रीट करना है, आपने पेशेंट की कोई भी पोजीशन चेंज करनी है, आप सिंपली क्या करें, आप ड्रिप को स्टॉप कर दें। स्टॉप सबको करनी आती होगी, मेरा ख्याल है आप सबको ऐसा होगा कि आप सबको स्टॉप करनी आती, नहीं तो आप खुद से देख के आप उसको स्टॉप कर दें। आप यहाँ से डी अटैच भी कर सकते हैं। डी अटैच करने के लिए मैं आप सबको तरीका भी वहाँ पर जाके बता दूंगा कि आपने किस तरीके से उसको डी अटैच करना। तो आपने उसको डी अटैच करके आप उसको डी अटैच करके उसको सिंपली ड्रिप के पोल के साथ वो कर दें, ठीक है, हैंग कर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने पेशेंट की सबसे पहले क्या करवानी है, यूजुअली वो क्या करता है, स्पाइन पोजीशन में लेटा होता है आईसीयू में या एचडीयू में, आप प्रॉन पोजीशन में करवा नहीं सकते। आपने सबसे पहले क्या करवाना है, उसको साइड लाइन करवाना। अब साइड लाइन के लिए आपके पास आसान तरीका क्या है कि आप उसकी एक लेग को क्या कर लो, फोल्ड करवा दो, ठीक है, नहीं आपने खुद नहीं करनी, आपने सिंपली क्या करनी है, आपने एक लेग फोल्ड करवा दी है, एक लेग फोल्ड करवा के आपने सिंपली यहाँ से क्या करना है, पेशेंट को करवट साइड बेंड करवा दें। अब ज्यादा बेहतर क्या होता है, क्योंकि यूजुअली पेशेंट साइड लाइन पर नहीं लेटा होता या काफी अरसे से साइड लाइन पर नहीं लेटा होता, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप पहले हाफ साइड लाइन पर लेकर आए। आपको हाफ साइड लाइन के ऊपर पेशेंट का पता चल रहा है, वाइटल्स चल रहे हैं, वाइटल्स नॉर्मल रह रहे हैं, आप कंप्लीट साइड लाइन करवा। समझ आ गई बात की? अगर आपको लग रहा है कि हाफ साइड लाइन पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप कंप्लीट साइड लाइन कर। समझ आ गई बात की? ठीक है, ये मैं आप लोगों को इनिशियल चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, आप सब लोगों को ये जरूर फील होगा कि जब भी आप पोस्चर चेंज करेंगे पेशेंट का, तो फौरन से वाइटल्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, चेंज होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको फौरन से ये कह नहीं सकता, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये चीज एक्सपीरियंस के साथ हासिल होगी। किसके साथ हासिल होगी? एक्सपीरियंस के साथ। आप जितना भी पोस्चर चेंज कर लेंगे, अल्टीमेटली अगर वो पेशेंट वाकई स्टेबल होगा तो उसके वाइटल्स आपकी पोजीशन के चेंज होने के बाद दोबारा से स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन इनिशियली आपको ये सारी चीजें बताना जरूरी है। दीज आर द प्रोटोकॉल्स कि आपने हाफ साइड लाइन करनी है और हाफ साइड लाइन के बाद आपने कंप्लीट साइड लाइन की तरफ लेकर जाना पेशेंट। समझ आ गई बात? हाफ साइड लाइन मींस आधी करवट, कंप्लीट साइड लाइन है, इसके दरमियान वाली ये आपके पास क्या है, हाफ साइड लाइन। अब आप वहां पे जो अटेंडेंट है उसको बता सकते हैं कि यार आपने पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में नहीं लेटे रहने देना, आपने हाफ साइड लाइन करनी है और पेशेंट के यहाँ पर क्या रखते हैं, पिलो रखते हैं। समझ आ गई बात की? समझ आ गई है? क्योंकि वो पेशेंट तो यूजुअली जीसीएस उसका क्या है, 5 या 6 या 7 के ऊपर फॉल कर रहा है ना, तो वो तो नहीं अपने आप को कंट्रोल कर सकती। आपने उसको साइड लाइन पर भी लिटाना है, तो कंप्लीट साइड लाइन पर लिटाने के बाद आप क्या करें, पीछे से पिलोज रख दें और इसकी इस वाली टांग को आगे की तरफ लें। आपने उसको करके बताना। समझ आ गई बात? समझ आ रही है? ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली लोअर एक्सट्रीमिटी है आपकी, वो क्या होनी चाहिए, हिप और नी दोनों से क्या हो, बेंड हो, ठीक है, फॉरवर्डली बेंड हो। और जो उसकी लोअर एक्सट्रीमिटी है वो क्या हो, नी से बैकवर्डली बेंड। दिस इज द मोस्ट सुटेबल पोजीशन कि वो पेशेंट क्या कर सके, इजीली रिलैक्स कर सके। देखिए, जब आपने साइड लाइन पोजीशन पर आना है तो साइड लाइन के ऊपर आपकी एक लेग क्या होगी, ऊपर होगी, और एक लेग क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। जो ऊपर वाली लेग है वो फॉरवर्डली बेंड होनी चाहिए मैक्सिमम, हिप के ऊपर भी, नी के ऊपर भी बेंड है, ठीक है। किसके ऊपर बेंड है, हिप और नी दोनों के ऊपर बेंड। जो नीचे वाली लेग है वो आपने सिंपली क्या करनी है, सिर्फ नी से स्लाइटली बेंड करनी है। वो सिर्फ इसलिए बेंड करते हैं ताकि आपका बैलेंस मेंटेन रह सके। स्लाइटली बेंड, उसको बहुत ज्यादा बेंड करने की आपको जरूरत नहीं है, आपने सिंपली स्लाइटली बेंड करनी है ताकि आपका बैलेंस पेशेंट का मेंटेन हो सके। यहाँ तक बात की समझ नहीं, ये जरूरी नहीं है आप दोनों साइड लाइंस करवाएंगे, आप कभी भी एक साइड लाइन नहीं करवा।
और याद रखिएगा जो इसका नीचे वाला जो सबसे आपने जिस साइड पर साइडलाइन करवाई है वो जो नीचे वाला बाजू है वो बिल्कुल क्या हो, स्पेयर हो, वो बिल्कुल क्या हो, स्पेयर हो, नीचे ना आया हुआ किसी भी तरह से। समझ आ गई बात? ठीक है, बात की समझ आ गई यहाँ तक? करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको हाफ साइड लाइन के ऊपर ही रखेंगे तो वाइटल्स नॉर्मल हो जाए। सिंपल, समझ आ गई? एक ये 2 10 15 20 सेकंड के लिए अगर आप पकड़ के रख भी लें तो कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, आप 15 20 25 सेकंड के लिए, लेट से आपको 1 मिनट के लिए भी पकड़ कर रखना पड़ता है। आप देखेंगे खुद से कि उसके वाइटल्स क्या हो जाएंगे, ऑल्टर होने के बाद सही हो जाएंगे। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है, अच्छा अब आपने सिंपली आपने पोजीशंस एक दफा बना के दिखा दिए। पोजीशंस बनाने के बाद आपने क्या करना, आपने ये देखना होता है कि जी आपके पास पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मोबिलिटी है। पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मोबिलिटी। अब सबसे पहले हमारा ये काम है कि मैंने जाते साथ ही ये नहीं देखना कि जी अच्छा मैंने चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी है, ये कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी करनी है, मैं फौरन से चेस्ट फिजियो करने के बाद सक्शन करूंगा और मैं चला जाऊं। नो, यू हैव टू कंप्लीट द प्रोटोकॉल। आपने सबसे पहले लोअर एक्सट्रीमिटी से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, लोअर एक्सट्रीमिटी से। लोअर एक्सट्रीमिटीज में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, हिप और नी की क्या करवानी है, बेंडिंग करवानी है। आपके लिए सबसे आसान क्या है, आप यहाँ से ये देखें, ये एंकल को आपने ग्रैस्प कर लिया। ठीक है, आपने एंकल को ग्रैस्प करने के बाद ये हाथ, एक हाथ क्या कर लिए, नी के नीचे रखें। एक हाथ आपने, एक हाथ से क्या ग्रैस्प किया, एंकल को ग्रैस्प किया, एक हाथ आपने किसके नीचे रखा है, नी के नीचे। नाउ ही इज कंप्लीटली स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा पेशेंट है जिसका जीसीएस खुदाना खास्ता 5 या 6 के ऊपर है। मैं उसको यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे झूल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी किसी भी किस्म की टॉन मेंटेन नहीं है। आपके ऐसे झुलाने की वजह से स्लाइटली हल्का सा भी झटका लगा तो उसकी कहीं ना कहीं से डिसलोकेशन पॉसिबल। तो उनको बहुत डेलिकेटली आपने पकड़ना होता है। डेलिकेट का मतलब ये नहीं है कि बड़ी नरम हाथों के साथ, नो, यू हैव अ फर्म ग्रिप। ठीक है, इतनी अच्छी ग्रिप रखनी है कि वो किसी किस्म की कोई उनके ऊपर कोई मूवमेंट ऐसी ना हो, अच्छा ना हो। जो सबसे पहली मूवमेंट है ये आपकी नी टू चेस्ट, ये देख रहे हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, नी टू चेस्ट। अब ये पहली आपकी जो मूवमेंट होनी चाहिए वो इतनी स्लो होनी चाहिए कि आपको ये पता चल जाए कि किसी किस्म की कोई पैथोलॉजी तो नहीं है हिप या नी के अंदर। याद रखिएगा, एक पेशेंट का मैं बताता हूँ, शी डिलीवर्ड अ बेबी। ठीक है, दुबई चौक आप सबको पता होगा, इलामा इकबाल टाउन में दुबई चौक है, अल शाफी हॉस्पिटल में। शी डिलीवर्ड अ बेबी आफ्टर 3 days। शी वाज स्टेबल, शी वाज जस्ट एंटरिंग इन हर कार कि उसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया 200 प्लस, जिसकी वजह से वो बेचारी गिरी है। ठीक है, और वो गिरी है तो वो अब ऑब्वियसली यकदम जब ब्लड प्रेशर शूट किया तो शी वाज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, वो ऐसे फेल कर गई। अच्छा, जब वो गिरी है कुछ कोमा में चली गई, उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी ब्रेन के अंदर, वो कोमा में चली गई। कोमा के बाद कोमा की उसकी मैनेजमेंट हुई, सब कुछ हुआ। 2 to 3 months के बाद जाके पता चला कि वो जब गिरी थी तो उसकी जो हिप के अंदर वो कोई चीज़ लगी थी गिरते वक्त के, वो थाई के अंदर ब्लीडिंग हो गई। और थाई के अंदर क्या डेवलप हुआ, मायोसाइटस ऑसिफिकेंस। क्योंकि ऑब्वियसली मायोसाइटस ऑसिफिकेंस का तब तो नहीं पता चल सकता ना, वो तो तब पता चलेगा जब ब्लड अपनी जगह पर रह रहा है और वो अल्टीमेटली किसमें चेंज हो गया, बोन के अंदर चेंज हो गया। सो कहने का मकसद ये, आपको इस चीज़ का नहीं पता कि पेशेंट किस ट्रॉमा के साथ आया। आपको ये पता चला होता कि जी आरटीए हुआ है, आपको ये पता चला हो। ठीक है, लेट्स से आप उसको अपेरेंटली उसके स्किन के किसी भी या बॉडी के किसी भी पार्ट को एक्सपोज करके भी देख सकते हैं कि किसी किस्म का कोई ब्रूज या किसी किस्म की कोई इंजरी तो नहीं है। आप अपनी तसल्ली किसी भी तरह से कर सकते हैं, आपको वहाँ पे कोई मना नहीं करेगा। लेकिन सबसे अच्छा, सबसे प्रोफेशनल वे क्या है कि आपने जब नी टू चेस्ट करवाया तो आप सबसे पहले नी टू चेस्ट क्या करवाएं, स्लो मैनर से करवाएं। आपको फौरन से
या हिप के ऊपर कोई जॉइंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो, हिप के लेवल पे, नी के लेवल पे या एंकल के लेवल पे, आपको फौरन से पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हुई है, इंजरी हुई है। अब आपने ये सबसे ज्यादा जरूरी आपका काम है कि आपने जब मूवमेंट करवाई तो आपको ये पता चला कि यहाँ पर प्रॉब्लम है या यहाँ पर माइट बी देयर इज एन इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ डेट आरटी है, ठीक है। तो आपने उसको फौरन से क्या कर देना, मेंशन कर देना कि हिप के ऊपर देयर माइट बी अ पैथोलॉजी, आप इसका एक्सरे करवा लो हिप जॉइंट का, ताकि हमें फौरन हमें पता चल सके कि वाकई हिप के ऊपर या नी के ऊपर ऐसे कोई इशू है। हम उसको अगर आज पहले दिन से देख लेंगे तो कल को पेशेंट को किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। यहाँ तक बात समझ आ गई। जब आपने फर्स्ट टाइम हिप टू नी करवा लिया, अब आप उसके बाद रेगुलर मैनर के अंदर करवा सकते, ठीक है। रिदमिकल मैनर के अंदर आपने क्या करवाई है, पैसिव रेंज ऑफ मोशंस करवा दिए, पैसिव रेंज ऑफ मोशंस, समझ आ गई बात की। जब आप पैसिव रेंज ऑफ मोशंस ये देख लें, मुझे इसमें किसी किस्म का जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। आप पैसिव रेंज ऑफ मोशंस मल्टीपल टाइम्स करवा सकते हैं। आप जितनी पैसिव रेंज ऑफ मोशंस, याद रखिएगा पैसिव रेंज ऑफ मोशन आप जितने ज्यादा करवाते हैं, आपके ब्रेन को याद कर रखिए, मूवमेंट याद रखिए। आपके ब्रेन को मसल्स याद नहीं होते, ये बात हमेशा याद रखिए। आपके ब्रेन को क्या याद रहता है, क्या याद रखिए, मूवमेंट याद रखिए। होम्युनकुलस, मुझे नेम भूल गया पर्टिकुलर, आपने एक शायद पिक्चर देखी हो एनाटॉमी के अंदर, ब्रेन के अंदर ना लेग, फुट, आईज, एक ऐसी पिक्चर डिपिक्ट हुई होती है, आपने शायद एनाटॉमी होम्युनकुलस, ठीक है। होम्युनकुलस के अंदर उसको पर्टिकुलरली हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ होम्युनकुलस, ठीक है। उसके अंदर एक चीज डिस्क्राइब की होती है कि ब्रेन के एरियाज को डिफाइन किया गया होता है कि ये ब्रेन का एरिया टो के लिए, बिग टो के लिए, ये ब्रेन का एरिया आपके एंकल के लिए, ये ब्रेन का एरिया आपके नी जॉइंट के लिए, ये ब्रेन का एरिया, मतलब प्रोग्रेसिवली, नॉट जस्ट इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, बट इट इज मेंशन इन अ कॉन्टिन्यूअस वे, एक रिदम के अंदर मौजूद है, एक मैनर के अंदर मौजूद है। तो जब आप उसको एक दफा देखेंगे आपको हमेशा वो चीज याद रहेगी, ठीक है। तो ब्रेन को हमेशा बेटा मूवमेंट्स याद रहते हैं, उसका अक्सर मकसद ही ये है बताने का कि ब्रेन को क्या याद रहती है, मूवमेंट। आप पैसिव रेंज ऑफ मोशन जितना बेहतर करवाएंगे उतनी पेशेंट की टॉन मेंटेन होना शुरू हो जाएगी, उतनी पेशेंट की टॉन इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पेशेंट आईसीयू में है या एचडीयू में है और आप उसको चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द बेहतर हो, तो ये सबसे पहली चीज़ है जो कि आप मल्टीपल टाइम्स, आपको 10 टाइम्स करवा लें, 20 टाइम्स करवा लें, अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स 40 या 50 टाइम्स करवाने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, हेल्पफुल हो जाएगा और उसकी टॉन क्या होना शुरू हो जाएगी, इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। ब्रेन तो चल रहा होता है ना, कोमा के अंदर ब्रेन आपका प्रॉपर्ली वर्क कर रहा होता है। कॉन्शियसनेस का ताल्लुक टॉन से नहीं ना है, कॉन्शियसनेस चाहे ब्रेन से ताल्लुक है, लेकिन आप चाह के क्या अपनी टॉन को ज्यादा कर सकते हो, अपनी टॉन को कम तो नहीं ना कर सकते, ठीक है। आप रिलैक्स तो हो सकते हैं, लेकिन एक टॉन कॉन्टिन्यूसली आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, दैट इज एक्चुअली योर ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज एक्टिविटीज, ठीक है। तो आप जितनी दफा मूवमेंट्स करवाएंगे उतना पेशेंट को क्या होगा, फर्क महसूस होगा। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपने एक हाथ से सिंपली क्या करना है, एक ऑपोजिट साइड की लेग को क्या करना है, पकड़ना है, फिक्स करना है। अब आपने उठाने की जरूरत नहीं है इस लेग को, आपने सिंपली, बेड होता है क्योंकि वो एक सर्जिकल बेड है, आपने सिंपली क्या करना है, जस्ट लाइक दिस, आपने सिंपली क्या की है, एब्डक्शंस करवा दी। अब ये नहीं कि एक्सट्रीम एब्डक्शन करवानी है, आपने एडक्टर्स का स्ट्रेच नहीं देना, आपने पैसिव रेंज करवाना है। तो आपका सेकंड इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आपने हिप एब्डक्शंस करवाना। समझ आ गई बात? आप यहाँ पर हाथ भी रख सकते हैं बिलो नी, लेकिन अगर आप बिल्कुल बेड के साथ उसको मूव करवा रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपली एंकल से पकड़ के क्या करवा देते हैं,
हिप एबडक्शंस करवाओ। समझ आ गई? क्योंकि पूरी की पूरी टांग क्या है, सपोर्टेड है, आपको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको किसी और जगह से पकड़ने की। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है। और जब ये देखें आप, ये देखें, ये जब आप ये परफॉर्म करवा रहे हैं तो आपके एंकल के ऊपर ऑटोमेटिकली एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन भी हो जाएगी और एंकल प्लांटर फ्लेक्शन भी हो जाएगी। ये देख रहे हैं, एंकल के ऊपर देखें, ठीक है, ये इसकी प्लांटर फ्लेक्शन है और ये इसकी क्या हो जाएगी, डॉर्सिफ्लेक्शन हो जाएगी। आपकी एक ही मूवमेंट से हिप भी मूव हो रही है, नी भी मूव हो रही है और एंकल भी मूव हो रही है। आपके पास सिर्फ एक पीछे रह जाती है, दैट इज एबडक्शन। आप वो हिप एबडक्शन बाद में करवा सकते हैं। समझ आती बात? ठीक है। इंटरनल रोटेशंस, एक्सटर्नल रोटेशंस करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने सिंपली क्या करवाना है, पोजीशनिंग करवानी। क्या करवानी है, पोजीशनिंग। आप पेशेंट को देखेंगे, पेशेंट ये इस पोजीशन में होगा, एक्सटर्नली रोटेटेड होंगे, ठीक है। हिप क्या होगा, एक्सटर्नली रोटेटेड होगा। अब हिप को एक्सटर्नल रोटेशन से इंटरनल रोटेशन में लाना, क्या करेंगे, साइड पे पिलोज कहाँ पे रखेंगे, पेल्विस वाली साइड पे। शाबाश। हिप के ऊपर रोटेशन हो रही, आप एंकल के साइड पे पिलो रख लें, फायदा नहीं होगा। आप नी के साइड पे पिलो रखने, फायदा नहीं होगा। जब तक आप क्या नहीं करेंगे, आपने सिंपली पेल्विस से थोड़ा सा इसको लिफ्ट करना है, एक छोटा सा कुशन आप यहाँ पे प्लेस कर दें, वो क्या कर देगा, इसके इंटरनली रोटेट हो जाएंगे, न्यूट्रल रोटेशन के अंदर ले, इंटरनल रोटेशन में नहीं, न्यूट्रल के अंदर। तो अब आपने पिल्लो रखना है, आपने गाँव तकिया नहीं रखना कि जी आपका जो हिप है वो किस में चला जाए, इंटरनल रोटेशन में चला जाए। आपने सिंपल न्यूट्रल मूवमेंट के अंदर लेना। बात समझ आ गई बात की? यस सर। तो ये उसकी पोजीशनिंग है। एंकल के लिए क्या पोजीशनिंग है, आपने एंकल को यूजुअली प्लांटर फ्लेक्स्ड होता है, आपने एंकल को क्या रखना होता है, न्यूट्रल फ्लेक्शन के अंदर रखना है। ना प्लांटर फ्लेक्स्ड हो बहुत ज्यादा, ना बहुत ज्यादा डॉर्सिफ्लेक्स्ड हो, आपने न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रखना है। आप सिंपली क्या कर दें कि जो उसका फुट एंड है, फुट एंड हाई होता है, आप फुट एंड के साथ या तो पिलो अटैच कर दें ताकि उसका फुट क्या रह जाए, नॉर्मल फ्लेक्शन में रह जाए, ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन में आ जाए। समझ आ गई बात? यस। यहाँ तक बात समझ आ गई? आपको एक एक मूवमेंट, आपको यहाँ पे टोज को मूव करने की बेटा जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि मैं जॉइंट, हर एक जॉइंट को पर्टिकुलरली नो। अगर आप ग्रॉस मूवमेंट्स परफॉर्म करवा रहे हैं, उसकी ग्रॉस मूवमेंट्स बेहतर हो जाएगी, उसकी फाइन मूवमेंट्स ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, जब भी रिकवरी होती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले डेवलप होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स बाद में आती हैं, क्योंकि बच्चा डेवलप ही ऐसे करता है। आप बच्चे को देख लें, कभी भी वो फाइन मोटर स्किल्स नहीं कर सकेगा, वो नीचे से एक बटन नहीं उठा सकेगा, लेकिन हाँ वो चल भी रहा होगा, वो कोई बड़ी से बड़ी चीज पकड़ भी रहा होगा। लेकिन अगर आप उसको कोई चीज, ग्लास को पकड़ने की कोशिश करें या छोटी से छोटी चीज पकड़ाने की कोशिश करें, तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स इस तरीके से डेवलप नहीं होती। सो आपकी बॉडी की रिकवरी भी हमेशा ऐसी होती है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले और फाइन मोटर स्किल्स बाद में डेवलप। यहाँ तक बात की समझ आ गई है? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द हैंड, कमिंग टुवर्ड्स द अपर एक्सट्रीमिटी। ये देखें जी, मैंने सिंपली क्या किया, एक हाथ से इसके रिस्ट को पकड़ा, ठीक है। नाउ ये कंप्लीटली क्या है, फ्लैसेट के अंदर है। मैंने सिंपली ये जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके से पकड़ा मैंने, समझ आ गई बात? अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो चीजें हो रही हैं, रिस्ट की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी हो रही है, फिंगर्स की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी हो रही है। समझ आ गई बात की? आपको मल्टीपल टाइम्स आप ये कहें कि जी मैं जी सबसे पहले फिंगर्स को कंप्लीटली फ्लेक्स करूंगा, फिर खोलूंगा, फ्लेक्स करूंगा, फिर खोलूंगा, फ्लेक्स करूंगा, फिर खोलूंगा, ये सब कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यहाँ पे लेट्स से बर्नौला पास हुआ हुआ है, ठीक है, आईवी पास हुई हुई है, कोई मसला नहीं है। आईवी यहाँ रिस्ट के ऊपर, रिस्ट को क्रॉस नहीं कर रही होती आईवी, तो आप रिस्ट की मूवमेंट करवा सकते हैं। हाँ, एक्सट्रीम एक्सटेंशन नहीं करवानी, एक्सट्रीम फ्लेक्शन नहीं करवानी, फिर बर्नौला के निकलने के चांस होते हैं। लेकिन अगर आप ये सिंपल मूवमेंट्स करवा देंगे तो आप खुद देखिएगा कि आप अगर स्वेलिंग हुई हुई है फौरन से जाना शुरू हो जाएगी, काम होना शुरू हो जाएगी। समझ आ गई बात की? फिर इसी तरीके से आपने यहाँ से पूरे के पूरे हाथ को जस्ट लाइक दिस, पूरे के पूरे हाथ को यहाँ से ऐसे पकड़ लें जस्ट लाइक दिस,
ये ऐसे पकड़ लिया, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे भी पकड़ सकते हैं। समझ आ गई बात? आपने यहाँ से हाथ को पकड़ लिया, मैं इसके हाथ को किसी भी तरीके से मूव करवा सकता हूँ। समझ आ गई है? मैंने सिंपली क्या करना है, यहाँ से क्या किया, अपर आर्म को स्टेबलाइज किया, फिक्स किया, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवा। अब ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं यहाँ पे। अब वो भी, ये भी सेम उसी तरीके से, जो पहली दफ़ा फ्लेक्शन और पहली दफ़ा एक्सटेंशन होनी है वो स्लो मैनर के अंदर करवाएं, ताकि आपको पता चल जाए किसी किस्म की कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। और मैक्सिमम टाइम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाने के बाद फिर जब आप नेक्स्ट उसके ऊपर आएंगे, अब नेक्स्ट क्या आते हैं हम हमेशा क्रॉस हैंड्स के साथ, किसके साथ, पैसिव रेंज ऑफ मोशन में क्रॉस हैंड्स के साथ। ये देखिए यहाँ पर आके मेरे हाथ दोनों खुल गए। मैं अगर ऐसे करूंगा ना, ऐसे, तो यहाँ पे आके मेरे हाथ दोनों क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, एक हाथ सिंपली क्या किया मैंने, एल्बो के नीचे रखा और दूसरे हाथ से मैंने सिंपली इसको फिक्स किया। इसको फिक्स किया, रिस्ट को और हैंड और ये। अब मैंने प्रेशर किसके साथ अप्लाई करना है, ये जो मेरा एल्बो के पास हाथ है, मैंने यहाँ से प्रेशर अप्लाई करना मल्टीपल टाइम्स में करवा सकता। समझ आ गई बात? ठीक है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ गई ये बात की? और पेशेंट कंप्लीटली कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सीवीपी लाइन पास कर रही है, सीवीपी लाइन को सिंपली, सीवीपी लाइन प्रेजेंट होती है, पता है सेंट्रल वेनस प्रेशर के लिए एक लाइन रखी जाती है, लाइन पास की जाती है जस्ट लाइक बर्नौला, ठीक है। अब वो सीवीपी लाइन को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीवीपी लाइन के ऊपर एक और टेप कर दें, ठीक है, सर्जिकल टेप मौजूद होगी, आप वहाँ पे सर्जिकल टेप कर दें, वो फिक्स हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई? या अगर उसमें से लेट से कोई ड्रिप पास हो रही है या ड्रिप की कोई लाइन पास हो रही है, आप ड्रिप की लाइन को बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर ले जाएं। मीन्स आप उसको ऐसे मूव करें कि उसकी मूवमेंट के साथ उसकी ड्रिप की लाइंस ना हिले। ये ना कि यहाँ ड्रिप की लाइंस लटक रही हैं और आप क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ड्रिप की लाइंस एक दफ़ा इधर जाती हैं, फिर ड्रिप की लाइंस एक दफ़ा इधर आती हैं। नो, ठीक है, दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ गुड इफेक्ट। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी फील्ड के लिए, आप जितना अच्छे तरीके से हाथ लगाएंगे, जितना फाइन काम करेंगे, उतना आपकी अप्रिसिएशन होगी। मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी देख देख के या कर करके, या हमें किसी से पूछना पड़ा। आपको ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही कि मैं ये बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें सीखनी पड़े। तो ये सिंपलेस्ट वे है, सिंपलेस्ट वे, ठीक है। इनको सिर्फ एक दफ़ा याद रखें कि सर ने क्या सिखाया, ठीक है। जब आप लोगों ने जाना है तो सिंपली कोई किसी किस्म की बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के ग्रुप्स बनाए जाएंगे, एक एक या दो के, ठीक है। और उसमें अगर आप लोगों ने ये बात कही कि जी नहीं, हम सेम उसी तरीके से जो आप लोगों का बिहेवियर यहाँ पर है, तो याद रखिएगा अगर वो एक दफ़ा तो अलाउ कर देंगे, वो दूसरी या तीसरी दफ़ा कभी भी अलाउ नहीं करेंगे यूएमटी को, क्योंकि आईसीयू है, एचडीयू है, यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम, ठीक है। यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम। वहाँ पे अगर कोई बड़े से बड़ा प्रोफेसर भी आ जाएगा, वो अपने एचओ से या अपने एमओ से ये नहीं पूछेगा कि तूने मेडिकेशन क्यों नहीं की, या तूने ऐसे क्यों नहीं किया। नो, वो वार्ड्स के अंदर तो पूछ सकते हैं, वो आईसीयूज या एचडीयूज के अंदर क्या करते हैं, डेकोरम को मेंटेन रखते हैं। उन्होंने सब कुछ खुद से पढ़ा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपने नॉइज नहीं होने देनी। अब वहाँ पर आप लोग ग्रुप बना के आपस में एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, तो मैं उसको बातें नहीं कहूँगा, मैं उसको कोई और लकब दे दूँ और मैं उस चीज़ को अगर लकब दूंगा तो वो मैं आप लोगों के लिए कम्प्लीटली, फिर मैं अगर आप लोगों को किसी चीज़ के अंदर एज देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ना मुझे उस चीज़ के ऊपर मजबूर करेंगे, मैं आप लोगों के साथ सख्ती करता हूँ। देखें, आपके साथ आप लोगों को पढ़ाया अच्छा जा रहा है, पढ़ें। आपको नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना या आप लोगों ने नहीं दिल करा किसी दिन पढ़ने का, तो बेटा मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आए, आके बैठे, चुप करके सो जाएं, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन बैठ के आपस में बातें करके मुझे इरिटेट ना करें, खासतौर पर जब मैं पढ़ा रहा हूँ। समझ आ गई बात? इरिटेशन कॉज करते हैं ना। आप एक डेकोरम के साथ बच्चे बैठे हुए,
कुछ लोग लगे हुए बात बिना वजह में आपस में बातें करी जा रहे हैं, तो मुझे उस चीज़ का ये इरिटेशन होती है उस चीज़, क्योंकि आप अल्टीमेटली करीब बैठे वालों को, करीब बैठे वाला अब आपको कुछ कह नहीं सकता या आपको रोक नहीं सकता या आपको चुप नहीं करवा सकता। इट डजंट मीन कि आप उस चीज़ का गलत फायदा उठाते जाए। सो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया? पेशेंट को आपने कंफर्टेबल पोजीशन में लेकर आना है, ठीक है। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लाने के बाद आपने पेशेंट की जितनी भी लाइंस हैं, पैसेजेस हैं, आपने उनको देखना है कि वो इंटैक्ट हैं या नहीं। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उनके जितने भी सीवीपी लाइंस हैं, ठीक है, या बर्नौला के साथ जितनी भी ग्रिप लाइंस चल रही हैं, आप उनको फर्स्ट टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हो। वो मैं आप लोगों को जाके तरीका बता दूंगा, आपने सिंपली किस तरीके से उसको डिटैच कर, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पैसिव रेंज ऑफ मोशंस कैसे करवानी है। आपकी पैसिव रेंज ऑफ मोशन किसी भी आईसीयू का कोई भी पेशेंट है, कोई भी आईसीयू है, कोई भी वार्ड है, ये चीजें चेंज नहीं होंगी, ये चीजें सेम ऐसे की ऐसे ही रहेंगी, ये प्रोटोकॉल ऐसे का ऐसे ही रहेगा। समझ आ गई? लास्ट में जब हम पोजीशनिंग, मैंने लोअर एक्सट्रीमिटी की पोजीशनिंग बताई, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। हिप के लिए न्यूट्रल रोटेशन और एंकल के लिए न्यूट्रल पोजीशन, ना वो प्लांटर फ्लेक्सर ना वो डॉर्सल फ्लेक्सर। सेम इसी तरीके से आपने बाजू के लिए सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी है? RIP। रेस्ट इन RIP पीस। is reflex inhibitory posture। रिफ्लेक्स इनहिबिटरी पोस्चर। आप रिफ्लेक्स इनहिबिटरी पोस्चर को अगर पढ़ें तो रिफ्लेक्स इनहिबिटरी पोस्चर क्या कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपके मसल्स टाइटनेस की तरफ जाते हैं वो यूजुअली फ्लेक्सर्स होते हैं। आपने हमेशा वो पोजीशन अपनानी है जो क्या हो, फ्लेक्शन ना होने दे आपके किसी भी जॉइंट के ऊपर। एल्बो पे हो भी जाए, एल्बो का प्रॉब्लम नहीं है, एल्बो को ना फ्लेक्शन में प्रॉब्लम आएगी ना एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आती है। बात ये है कि यूजुअली शोल्डर, ठीक है, शोल्डर में प्रॉब्लम आ सकती है और आपके रिस्ट के ऊपर। तो ये वाला जो पोस्चर है ये बहुत अच्छा पोस्चर है। इसमें आपके पास आपके ना एब्डक्टर्स, ये जो एडक्टर्स है ना पेक्ट मेजर, ना ये टाइट होगा, ठीक है, एडक्टर्स खास तौर पर। आप ये पोजीशन आप पेशेंट के अटेंडेंट को बताएं कि जी आपने सिंपली क्या करना है, ये पोजीशन आपने इस तरीके से पेशेंट का शोल्डर उठाना है, ठीक है। आप नर्सेस को नहीं बता रही, आप उसके अटेंडेंट को बता रहे कि आपने सर को लिफ्ट करना है और नीचे क्या कर देना है, इसके हैंड को प्लेस कर देना, जस्ट लाइक, ठीक है। आप 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए इसके हैंड को प्लेस करें। ये इसकी पोजीशनिंग है, ये इसके किसी भी किस्म के जॉइंट को प्रॉब्लम क्रिएट होने से बचाएगी। यहाँ तक बात की समझ आती है? बर्नौला लेट्स से अगर लगा हुआ है तो फिर हम नहीं रखते, लेकिन अगर बर्नौला लगा भी हुआ है तो हम फिर हेड के नीचे नहीं प्लेस करेंगे, हम सिंपली कहेंगे कि आप इसको ऐसे पकड़ के बैठ जाए। थोड़ी देर अटेंडेंट है, आप उसको ऐसे पकड़ के बैठ जाए, ना आप उसको बर्नौला को नीचे लेकर जाएं। आपके पास बर्नौला पास हुआ है, बहुत अच्छी बात है जी, बर्नौला पास है, तो आपने उसको फिर हेड के नीचे नहीं रखना, आप सिंपली उसको यहाँ पे ऐसे पकड़ कर बैठ जाएं। सर अगर एडीमा कुछ देर के लिए एडीमा होगा तो इस पोजीशन के अंदर बहुत अच्छा एडीमा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाए, क्योंकि अब आपका बाजू अब इस पोजीशन, यूजुअली पेशेंट रिक्लाइंड पोजीशन में होता है, तो आप जितना ज़्यादा उसके बाजू को ऊपर रखेंगे उतना ही एडीमा क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। रिफ्लेक्स इनहिबिटरी पोस्चर भी स्वेलिंग को रिड्यूस भी करता है। सही। बकाया मसल मीन्स वो एक ऐसी अब्रप्ट पोजीशन के अंदर गया हुआ है कि अगर आप उसकी पोजीशन को न्यूट्रल नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा कि उसके मसल्स, एक्सटर्नल रोटेटर सारे के सारे टाइट हो जाएंगे। अडेप्टेबिलिटी है ना। सेम इसी तरीके से अगर मैं पोजीशनिंग नहीं करता अपर एक्सट्रीमिटी की या किसी भी जॉइंट की, तो वो जॉइंट उसी एक पोजीशन के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, उसके जॉइंट भी एडहेजन्स में जाना शुरू हो जाएंगे, उसके मसल्स भी टाइट होना शुरू हो जाएंगे। प्रोलॉन्ग क्या नहीं करते, कॉन्ट्रैक्शन।
कंट्रैक्शन नहीं, कंट्रैक्शन किस सेंस में? हम कोई भी देखो ना, हम कोई भी मूवमेंट करवा रहे हैं, लेट्स ये वाला जो पोस्चर है ना RIP रिफ्लेक्स, ये जो पोजीशन मैं बता रहा हूँ, इसमें कभी भी आपके मसल्स टाइटनेस में नहीं जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पेक्ट मेजर है, पेक्ट मेजर जो है इसका स्ट्रेच हो रहा है। अब मैं ये कहूँ रिट्रैक्टर्स मेरे, क्योंकि रिट्रैक्शन में गया है स्कैपुला, तो मैं कहूँ रिट्रैक्टेड टाइट हो जाए। रिट्रैक्टर्स कभी भी टाइट ही नहीं होते, दे आर ऑलवेज प्रोन टू वीकनेस। हाँ, लेकिन मैं ये बाजू अपने पास ऐसे रखूंगा तो ये पेक्ट मेजर हमेशा क्या हो जाएंगे? टाइट होना शुरू हो जाएंगे। ये कल को जाके इसकी कार्डियोपल्मोनरी इंसफिशिएंसी कॉज कर सकते हैं। इसका सांस आपका, आप सबको पता है, अगर आपका ये पेक्ट मेजर बहुत ज़्यादा टाइट होना शुरू हो जाए किसी भी इंडिविजुअल का, आप उसको अक्सर पेशेंट आके ये कंप्लेन करते हैं, खासतौर पर सर्दियों में, मेरे ना यहाँ ये पेन होती है, मैं सांस लेता हूँ मुझे पेन होती है, मैं सांस लेता हूँ मुझे क्या होती है? पेन होती है। आपको पता चलेगा कि जी जब आप उसके पेक्ट मेजर को चेक करेंगे तो पता चलेगा पेक्ट मेजर उसका क्या टाइट। समझ आ गई बात की? यस। सो कार्डियोपल्मोनरी इंसफिशिएंसी हो सकती है। यहाँ तक बात की समझ आ गई है? रिफ्लेक्स इनहिबिटरी पोस्चर, ये सिंपल सा पोस्चर है। यहाँ पर बर्नौला पास हुआ हुआ है, आपने सिंपल इसको इस पोजीशन में रखना है। अटेंडेंट को कहें इसको 5 या 10 मिनट इसी पोजीशन में रखिए। समझ आ गई बात की? यहाँ तक बात की समझ आ गई? Yes. कंफर्टेबल होनी चाहिए, मींस 45 या 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 45 50 डिग्री से ज़्यादा नहीं, 10 डिग्रीज 15 डिग्रीज दैट विल बी इनफ। बस सर।